हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एट माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथरेक्ट पर। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 8.6 के 2 उदाहरणों को हल किया था। उम्मीद है कि वो दोनों उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और उन्हें आपने अभ्यास करके देख भी लिया होगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.6 के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन की और हम शुरू करने जा रहे हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए किसी वर्त में बड़े से बड़ा त्रिभुज जो खींचा जा सकता है वह समबाहु त्रिभुज होगा। देखिए आपको क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, आपको एक वर्त दे रखा है और इस वर्त के अंदर आपको एक त्रिभुज बनाना है और उस त्रिभुज को सिद्ध करना है कि वो त्रिभुज कैसा है, समबाहु। मतलब तीनों भुजाएं हमने बराबर सिद्ध करनी है बड़े से बड़े त्रिभुज की। इस बात पे ध्यान देना आप कि आपको वर्त के अंदर बड़े से बड़ा त्रिभुज बनाना है। तो त्रिभुज के बड़े से बड़ा होने का मतलब यह हुआ कि उसका क्षेत्रफल अधिकतम हो, उसका क्षेत्रफल महत्तम हो। तो बड़े से बड़ा शब्द जो है वो आया है अधिकतम क्षेत्रफल के लिए, अधिकतम क्षेत्रफल के लिए। मतलब आपको इस क्वेश्चन के अंदर त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम करते हुए बताना है कि वो त्रिभुज जो है वो समबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले तो हमें इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा एक। तो पहले तो एक वर्त बना लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये O के अंदर का एक वर्त है और इसके अंतर्गत हमने एक त्रिभुज बनाया। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि हमने सिद्ध करना है कि अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम है तो ये समबाहु है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। हम क्या ध्यान में रखेंगे, हम ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो हमने त्रिभुज बनाया यह त्रिभुज समद्विबाहु होना चाहिए, कि इस त्रिभुज को हम समद्विबाहु मानेंगे। कि समद्विबाहु को हम दो भुजाएं हम बराबर मान के चल रहे हैं इसकी, और हमने ऐसा करना है कुछ कि तीसरी भुजा भी इसमें क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इसके लिए यहाँ सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि माना O केंद्र के वर्त के अंतर्गत ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इस वर्त का जो केंद्र है वो कितना है, O। और ABC जो है वो कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु। हमने मान लिया कि AB का मान किसके बराबर है, AC के बराबर है, कि AB बराबर कितना, AC। और फिर लिखेंगे यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अधिकतम होगा, यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अधिकतम होगा तो सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। अर्थात AB, AC और BC ये तीनों भुजाएं जो हैं वो आपस में क्या हैं, समान हैं, बराबर हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले वो एक एग्जाम्पल करवाया था जिसके अंदर वर्त के अंतर्गत एक त्रिभुज हमने एक वर्ग सिद्ध किया था, एक आयत बनाया था, उसको वर्ग हमने सिद्ध किया था। तो वहाँ पर हमने बताया था कि जो वर्त है वो कांस्टेंट है और उसकी त्रिज्या भी कांस्टेंट रहने वाली है। कि जिस आकृति के अंदर ये डायग्राम बनाया हमने, मतलब कहने का ये हुआ कि वर्त के अंदर हमने बनाया ये त्रिभुज, तो वर्त को हम फिक्स मानकर चलेंगे। यहाँ पर लिख लेना कि वर्त की जो त्रिज्या है, यहीं लिख लेते हैं, तो था वर्त की त्रिज्या, इसको साइड में ही लिखना पड़ेगा। माना वर्त की त्रिज्या, तो वर्त की त्रिज्या हमने बराबर मान ली R, और ये जो R है वो क्या है, अचर है। इसको यहाँ पर आप दर्शा सकते हैं इस तरीके से कि वर्त की त्रिज्या है R का मान कांस्टेंट रहने वाला है। अब हमें क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब हम इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसके लिए हम यूज़ करेंगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई वाला सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार इंटू ऊंचाई वाला सूत्र यूज़ करेंगे, और उसके लिए हम एक रचना करेंगे कि इस रेखाखंड को हम आगे बढ़ाएंगे BC तक, और
समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर ये गुणधर्म रहेगा कि शीर्ष से जब हम सामने वाले केंद्र से जब कोई एक लाइन गुजारेंगे, केंद्र से जब ये लाइन गुजरेगी तो इस BC के, इस आधार के ये लंबवत रहेगी। तो ये जो एंगल है यहाँ पर ध्यान देना, ये 90 डिग्री का है। और इस पार्ट को हमने मान लिया पहले D और इसको मान लिया हमने X। और इधर वाला जो त्रिभुज है वो इस त्रिभुज के सर्वांग भी रहेगा। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना, क्योंकि बीच में एक भुजा उभयनिष्ठ हो जाएगी, ये वाला कर्ण इस कर्ण के बराबर हो जाएगा और एक 90-90 डिग्री का कोण दोनों में बराबर हो जाएगा। RHS नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इसलिए इधर वाला मान अगर x मानते हैं तो इधर वाला जो मान है वो भी कितना आएगा, x आएगा। और अब हमें बात करनी है इसकी लंबाई की, ठीक है, मतलब ऊंचाई। तो A से लेकर D तक यहाँ लिख लेंगे माना AD बराबर कितना, y। तो अब लिखेंगे इसके बाद में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो ये बनेगा 2 गुना, ध्यान देना, 2 गुना त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का जो भी क्षेत्रफल होगा इसको नाम दे दिया हमने जैसे S। तो 2 गुना त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल लिखेंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो ABD त्रिभुज के अंदर जो आधार है वो हो जाएगा BD और ऊंचाई का जो मान है वो आ जाएगा AD। तो S बराबर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। BD का मान तो है X और AD का मान हमने माना हुआ है Y, और ये Y जो है वो चर है। तो ये आ गया S बराबर XY वर्ग इकाई, ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है। तो हमने क्या करना है, S का जो मान है, हमने S के मान को क्या करना है, अधिकतम करना है। यहाँ लिखेंगे कि S का मान अधिकतम करना है, लेकिन बात वही है कि S का मान अधिकतम करना है तो S का अवकलन करना पड़ेगा। अब S का अवकलन या तो x के सापेक्ष करना पड़ेगा या y के सापेक्ष, दोनों में से किसी एक के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। अगर हम अवकलन x के सापेक्ष करते हैं तो y को हटाना पड़ेगा, और अगर अवकलन y के सापेक्ष करेंगे तो x को हटाना पड़ेगा। तो दोनों में से किसी एक चर को यहाँ पर हटाना है। तो दोनों में से किसी एक चर को हटाने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसी क्वेश्चन के अंदर एक और रचना करेंगे। d को थोड़ा साइड में लिख देंगे, इसी भाग को आगे और बढ़ाएंगे और इसको नाम दे देंगे e। तो अभी हमारे पास क्या हुआ कि AE और BC ये 2 लंबवत जीवाएं हैं। यहाँ समरूपता के नियमों का यूज़ करेंगे और उन नियमों के आधार पर मैं यहाँ पर प्रतिबंध लिखूँगा। आप थोड़ा ध्यान रखना उसके बारे में कि ये जीवा और ये वाली जो जीवा है, इन जीवाओं के जो क्रमित भागों का गुणनफल है वो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब BD का गुना DC के साथ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ BD इसका गुना DC के साथ, और AD का गुना ED के साथ, AD का गुना ED के साथ क्या होगा, बराबर रहने वाला है। तो अब इनके मान लिख देंगे। BD का मान, BD और DC दोनों के मान x हैं तो यहाँ आ जाएगा x इंटू एक्स, और AD का मान तो A से लेके D तक, यहाँ लिखा हमने A से लेके D तक y के बराबर है तो यहाँ y आ जाएगा। अब ED का मान कैसे निकालें, ये जो इतना भाग है इस भाग का मान कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का तरीका देखिए कि A से लेकर E तक ये वृत्त का व्यास है, तो व्यास यहाँ बराबर हो जाएगा 2r के। अब उस व्यास में से ये वाली जो लंबाई है जिसको हमने y माना हुआ है, इस लंबाई को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे कि इस पूरे व्यास में से A से लेकर D तक के हिस्से को अगर मैं माइनस कर दूं तो ED का मान आ जाएगा। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि 2r, मतलब व्यास में से y को माइनस कर दिया। तो यहाँ से मैं मान निकाल सकता हूँ x का, ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो x का मान ये सारा रूट में आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे s बराबर, यहाँ x का मान लिखना है ना तो रूट में क्या आएगा, 2r y माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, इस क्वेश्चन को उठा देते हैं अभी कि एक्स स्क्वायर बराबर आया 2r y माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से x का मान आएगा रूट 2r y माइनस वाई स्क्वायर। तो ये मैंने x का मान यहाँ पे यूज़ किया। अब इसके गुणा में y है तो डॉट लगा के यहाँ क्या आ जाएगा, y। तो अभी s का अवकलन हम करेंगे किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। फिर उसके बाद में उस अवकलन को 0 के बराबर करके फिर y का मान ज्ञात करेंगे और फिर एक बार और अवकलन। मतलब अब 8.5 वाले तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब इस डायग्राम का कोई मतलब नहीं, इसको हटा देते हैं अभी।
चलिए तो अब देखिए s बराबर, अब एक चीज़ का और ध्यान रखना, ये रूट में है तो अवकलन में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि रूट की कैलकुलेशन अवकलन के अंदर टफ पड़ती है। तो अपने क्या करेंगे, यहाँ से रूट हटाएंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो ये बन जाएगा s² बराबर 2ry माइनस y², और इसके गुना में भी क्या, y²। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, और इस s² को अपने मान लेंगे p, और इधर y² के अंदर गुणा कर देंगे तो 2r y³ माइनस y की पावर 4। अब लिखेंगे y के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dp अपॉन में dy, इधर आ जाएगा 6r y² माइनस 4y³। अब इस अवकलन को जीरो करेंगे और किसका मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे। तो dp अपॉन dy, इसको बराबर कर दिया मैंने जीरो के, तो इसको जीरो के बराबर करना है। अच्छा, इसको जीरो के बराबर करके और यहाँ से अपने कॉमन और निकाल लेंगे 2y², यहाँ से 2y² कॉमन आ रहा है ना, तो 2y² को कॉमन निकालेंगे तो 2y² यह है कॉमन, अंदर क्या बचा 3r। ठीक है, और इधर से क्या बचेगा माइनस का 2y, और जैसे ही मैं इसको जीरो के बराबर करूँगा, ये y² बराबर पहले आएगा जीरो के, यहाँ से y का मान जीरो आएगा, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, y का मान जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा होने से क्षेत्रफल जीरो हो जाएगा। तो कोई ना कोई अधिकतम मान के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ क्षेत्रफल का मान भी आएगा। ठीक है, तो जीरो तो नहीं लेंगे, अपने इस मान को बराबर कर देंगे जीरो के। जैसे ही मैं इस मान को जीरो के बराबर करता हूँ तो मेरे पास y का मान आता है 3r, और बटा में क्या आएगा 2 आएगा। अब अपने करेंगे इसका एक बार और अवकलन, पुनः अवकलन करेंगे d²p dy², तो इसका वापिस अवकलन करेंगे तो ये बनेगा 12r y, और इधर से ये बनेगा 12y²। और अब आपको यहाँ पर y का मान लिख के चेक करना है ये अवकलन जीरो से बड़ा है या जीरो से छोटा। तो हमें तो अधिकतम क्षेत्रफल चाहिए, तो ये वाला अवकलन नेगेटिव आना चाहिए, तो नेगेटिव आएगा। तो देखिए y का मान 3r बटा, तो यहाँ लिखना है और यहाँ पर भी लिखना है। तो देखिए क्या बनेगा, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर 3r बटा में 2, तो 2 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 बचेगा, 6 बचेगा, और उस 6 का गुणा इधर वाले 3 से हो जाएगा। मतलब आपको y की जगह 3r बटा 2 लिख के इसको सोल्व करना है। चाहे तो आप 3 का इसके साथ गुणा कर देना, 12 या 36 बटा में 2 है, तो ये कितना बनने वाला है 18 बनने वाला है। तो 18r², क्योंकि y के अंदर भी एक r है, 18r² आ गया। फिर माइनस, अब y² मतलब y का मान ये 3r बटा, तो यहाँ लिखना है, तो उधर आ जाएगा इसके गुणा में 9r² और बटा में 4, और ये बन जाएगा आगे 54, माइनस के अंदर 54y²। तो 18r², सॉरी यहाँ पे r² आएगा, क्योंकि y के अंदर r है तो r²। तो 18r² में से 54r² को माइनस करेंगे, तो छोटे में से बड़ी संख्या माइनस करें तो वो जीरो से छोटी ही आने वाली है। मतलब ये जो दूसरा अवकलन है वो जीरो से छोटा है। तो दूसरा अवकलन जब जीरो से छोटा होगा तो फलन का मान क्या होगा, फलन का मान उच्चिष्ट होगा। मतलब फलन जो है वो यहाँ पे p है, तो p का मान अधिकतम, और p को हमने s² माना हुआ था, तो s² का मान अधिकतम, और s² के अधिकतम होने से s अधिकतम हो जाएगा। मतलब क्षेत्रफल अधिकतम हो चुका है यहाँ पर। अब बात यह है कि जब क्षेत्रफल अधिकतम है तो हमें सिद्ध करना है कि वो जो हमने समद्विबाहु त्रिभुज बनाया, वो समद्विबाहु जो त्रिभुज है वो कौन सा त्रिभुज है, एक समबाहु। मतलब अब हमें तीनों भुजाओं को आपस में बराबर करके दिखाना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे अब अपने, तो हमने वर्त के अंदर बनाया था एक समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं हमने बराबर बताई थी कौन कौन सी, एक तो AB और एक AC। ये दोनों मान तो आपस में बराबर थे, और यहाँ पर एक हमने लंब खींचा था, और इसका मान, इस बिंदु का नाम था D, इसको हमने x मान लिया था, इसको भी x, क्योंकि दोनों बराबर थे। ये सम त्रिभुज, ये सर्वांग सम त्रिभुज है, और ये जो ऊंचाई थी, इस ऊंचाई को हमने माना था कितना, y। अब आपको ये देखना है कि x का मान एक तो क्या है, आपको सबसे पहले तो x के मान की बात करनी है। तो x का मान है रूट के अंदर 2ry माइनस y²। पहले तो अपने x का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए x का मान अंडर रूट 2r, और y का मान, तो y का मान अभी निकाला हमने 3r बटा 2, तो यहाँ आ जाएगा 3r बटा में 2,
और फिर माइनस वाई की स्क्वायर मतलब 9r² बटा में 4। तो x बराबर आएगा 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3r² माइनस 9r² बटा में 4। तो x बराबर ये 12 माइनस 9 मतलब 3r² बटा 4। तो x का मान आएगा √3r बटा में 2। ये तो x का मान आ गया, मतलब इतना मान आया ये हमारे पास। तो BC का मान, इस BC का मान निकालें तो x में x जोड़ देंगे, मतलब 2x बन जाएगा, x का दुगना हो जाएगा। तो यहाँ लिखूंगा मैं BC मतलब इसका दुगना कर दूंगा। तो BC का मान आया √3r। अब मुझे ये देखना है कि AB और AC का मान कितना आता है। तो AB और AC का मान भी इसी मान के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो AB का मान निकालने के लिए हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार AB बराबर आएगा √ कि ये कर्ण है तो लंब और आधार दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो y की स्क्वायर प्लस में x की स्क्वायर। तो y और x दोनों का स्क्वायर करना है। तो y का मान और x का मान है हमारे पास, तो ये मान यहाँ पर लिखेंगे। AB बराबर √ अब y का मान, तो y का मान है 3r बटा 2, तो यहाँ y की स्क्वायर करनी है तो 9r² बटा में 4 प्लस में x की स्क्वायर। तो यहाँ इसका स्क्वायर करूँगा तो 3r² बटा 4। तो 9r² और 3r² ये बनेगा 12r²। तो 12r² बटा में 4 मतलब 3r²। तो AB बराबर रूट के अंदर कितना बनेगा, ये 3r²। तो यह मैं कह सकता हूँ कि AB का मान कितना है √3r, जो कि किसके बराबर है, BC के बराबर है। अच्छा, जो AB का मान आएगा वही मान किसका आएगा, AC का मान आएगा। चाहे तो वापस इस त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना। बाकी समद्विबाहु त्रिभुज है, 2 भुजाएं, तो यहाँ पे हमने बराबर पहले से ही मान रखी हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि AB, BC और AC इन तीनों भुजाओं के मान आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब ये जो त्रिभुज है वो कौन सा त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो चलिए अब अपने इसके बाद में करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखिए आप। सेकंड क्वेश्चन के अंदर मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है कि वर्ग का परिमाप और वर्त की परिधि का योगफल, वर्ग का परिमाप और वर्त की परिधि इन दोनों का योगफल आपको दे रखा है। मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको ये बता दिया था कि जब भी दिया हुआ शब्द आ जाए तो इसका मतलब हम उसको क्या मानेंगे, अचर मानेंगे। अच्छा, अब इसके बाद में सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि क्षेत्रफलों का योग क्या होने वाला है, यहाँ पर न्यूनतम होने वाला है। कब न्यूनतम होगा, जब वर्ग की भुजा वर्त के व्यास के क्या हो, बराबर हो। मतलब वर्ग की भुजा को वर्त के व्यास के बराबर दिखाना है क्षेत्रफलों के जोड़ को न्यूनतम दिखाकर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा को मैंने मान लिया A, ठीक है। और ये जो A है, इस A का मान चेंज हो सकता है। वर्ग की भुजा को हमने मान लिया A चर है, ठीक है। और वर्त की त्रिज्या को हमने मान लिया R, और ये R भी क्या है, चर है। A और R के मान चेंज हो सकते हैं। अब देखिए प्रश्नानुसार, मैं इनको डायरेक्ट लिखूंगा, प्रश्नानुसार वर्ग का परिमाप। तो वर्ग की भुजा अगर A है तो वर्ग का परिमाप हम जानते हैं कि 4 × भुजा, तो वर्ग का परिमाप बन जाएगा 4A प्लस वर्त की त्रिज्या अगर R है तो वर्त की परिधि बन जाएगी 2πr। तो यहाँ पर आ जाएगा 2πr। और ये मैंने आपको बताया क्या है, अचर है। तो इस अचर को मैंने मान लिया कि ये एक अचर है, कि जब भी k के अवकलन की बात आएगी तो वो 0 होगा। अब आपको इसके बाद में जो सिद्ध करना है वो लिखना है। तो यह लिखेंगे सिद्ध करना है। तो आपको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्षेत्रफलों का योग। तो क्षेत्रफल का मतलब यहाँ पर दोनों का, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल तो A² भुजा स्क्वायर, और वर्त का क्षेत्रफल तो πr²। तो आपको ये जो योगफल आया, इस योगफल को न्यूनतम दिखाना है। इस योगफल को क्या दिखाना है, न्यूनतम। तो अपने क्या करेंगे, पहले तो इस योगफल को बराबर मान लो किसी एक अलग राशि के, मतलब किसी फलन के लिए इसको बात करनी है तो अपने इसको p के बराबर मान लेते हैं। तो मैंने इसको मान लिया p। तो ये बन जाएगा A² प्लस πr²। मतलब p का मान न्यूनतम आपको करना है, हमें p का मान न्यूनतम करना है। और साथ में क्या सिद्ध करना है, वर्ग की भुजा, तथा एक चीज़ और मुझे सिद्ध करनी है। वो क्या सिद्ध करनी है कि वर्ग की भुजा मतलब जो A है वो वर्त के व्यास के बराबर है। तो A बराबर सिद्ध करना है कितना, 2r। तो आपको क्षेत्रफल को न्यूनतम दिखाकर, क्षेत्रफलों के जोड़ को न्यूनतम दिखाकर आपको A बराबर 2r यहाँ पर सिद्ध करना है, ठीक है। ये सारा काम सिद्ध करने में मैंने लिख दिया। अब जिस मान को न्यूनतम दिखाना है उसका अवकलन करना है, मतलब मुझे अवकलन करना है इस p का अवकलन करना है। लेकिन यहाँ पर A और R दो राशियाँ हैं जो कि दोनों ही चर हैं।
तो अवकलन किसी एक राशि के सापेक्ष होगा, या ए के सापेक्ष होगा या आर के सापेक्ष होगा। अगर ए के सापेक्ष अवकलन करना है तो आर को हटाना पड़ेगा, और अगर आर के सापेक्ष अवकलन करना है तो ए को हटाना पड़ेगा। तो अभी देखिए हम किस राशि को हटाएं। तो यहाँ से मैं मान निकाल रहा हूँ ए का। तो देखिए ए का मान कितना आएगा, ए का मान आएगा k माइनस 2 पाई आर बटा में कितना 4। ठीक है, मैंने ए का मान निकाल लिया। अब ये जो ए का मान है वो मान मैं लिखूंगा यहाँ इस p वाले सूत्र के अंदर। तो देखिए p बराबर क्या बनेगा, p बराबर है a की स्क्वायर मतलब k माइनस 2 पाई आर बटा में 4 है ना, तो इसकी पूरे की स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, ये a का मान मैंने यहाँ लिख दिया प्लस पाई आर स्क्वायर एज इट इज। मतलब ये जो सारा फलन है वो r में चेंज हो गया। अब हम इसका r के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो r के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आएगा dp अपॉन में dr। अब यहाँ पर जो अवकलन है वो पहले पावर का करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी। अब अंदर वाले फलन का अवकलन करेंगे तो नीचे 4 का अवकलन होगा नहीं, कांस्टेंट है, भाग में है। k का अवकलन 0 माइनस 2 पाई का होएगा नहीं, गुना में है। और r का r के सापेक्ष अवकलन 1। अब पाई आर स्क्वायर का अवकलन करना है तो पाई कांस्टेंट है, पाई का अवकलन नहीं करेंगे, इस आर स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2r, तो ये बन जाएगा 2 पाई आर। और यहाँ से जो भी कैंसिल हो रहा है वो छोटी छोटी राशियाँ जो भी उनको अपने कैंसिल कर देंगे। तो जैसे इस 2 से मतलब ये 2 और ये 2 4 बन जाएगा ना, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो dp अपॉन में dr, तो dp अपॉन में dr का मान देखिए क्या आया, k माइनस 2 पाई आर बटा में 4 और माइनस का ये पाई। ठीक है, माइनस का पाई और ये बटा में 4 और इधर से k माइनस 2 पाई आर और उधर से आया प्लस के अंदर 2 पाई आर। अब मुझे मान निकालना है यहाँ पर किसका, r का। dp अपॉन dr पहला अवकलन 0 करना है ना, फिर 0 करके जो मान निकलेगा वो किसका निकलेगा, r का मान निकलेगा। तो देखिए अपने ये मान कैसे निकालेंगे। तो यहाँ लिखूँगा पहले dp अपॉन में dr बराबर 0। तो इस मान को मैं 0 करने वाला हूँ, मैं यही कर रहा हूँ इसको। जैसे ही मैं इसको 0 करूँगा, ठीक है, इस मान को मैं जैसे ही 0 करूँगा तो ये जो माइनस वाला पद है ये 0 की उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 2 पाई आर बराबर पाई बटा 4 और k माइनस 2 पाई आर। ठीक है, इस माइनस वाले को अपने उधर ले गए। और अब देखिए पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा और ये वाला जो 4 है ये 4 इसके साथ गुणा में आ जाएगा, तो ये बनेगा 8r। तो 8r बराबर आया k माइनस 2 पाई आर। अब माइनस के 2 पाई आर को मैं इधर लेकर आऊँगा तो 2 पाई आर प्लस में 8r बराबर k। तो यहाँ से r का मान आएगा k बटा में 2 पाई प्लस में 8। ठीक है, ये पहला अवकलन करके हमें r का मान निकालना था, वो हमने r का मान निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इस पहले अवकलन का एक बार और अवकलन करना है और उस अवकलन के अंदर इस r वाले मान को रख के देखना है कि ये जो मान है वो 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है। हमें क्षेत्रफल न्यूनतम दिखाना है, क्षेत्रफल का जोड़ न्यूनतम दिखाना है। इसका मतलब जो दूसरा अवकलन आएगा वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका दूसरा अवकलन dp अपॉन dr का हम क्या करेंगे अभी, दूसरा अवकलन। तो देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ लिखूंगा मैं d स्क्वायर p अपॉन में dr स्क्वायर बराबर, तो माइनस पाई बटा 4 का अवकलन होगा नहीं, ठीक है, कांस्टेंट है, गुणा में है इसलिए k का 0 माइनस 2 पाई का नहीं होगा, गुणा में था इसलिए। और r का अवकलन 1 प्लस में 2 पाई कांस्टेंट है, गुणा में है, इसका अवकलन नहीं करेंगे, r का अवकलन 1 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 पाई। तो देखिए इस दूसरे अवकलन में वैसे ही r तो खत्म ही हो चुका है, तो r का मान यहाँ पे रख के देखने की जरूरत नहीं है, ये r से स्वतंत्र है। ठीक है, r के मान का यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, r का मान चाहे कैसा भी हो। तो देखिए इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और पाई का गुणा पाई से हो जाएगा, तो पाई की स्क्वायर और बटा में 2 और प्लस में 2 पाई। और साफ दिख रहा है हमें कि ये मान 0 से क्या रहने वाला है, बड़ा रहने वाला है, नेगेटिव तो नहीं रहेगा ये। तो दूसरा अवकलन 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि p का जो मान है वो क्या है, न्यूनतम है। चलो p तो न्यूनतम सिद्ध हो गया। अब हमें सिद्ध करना है जो a है वो किसके बराबर है, 2r के। अब a को 2r के बराबर कैसे किया जाए, तो उसके लिए देखिए हमने यहाँ पर एक बात बताई आपको कि जो ये वाला मान है यहाँ पर, इस चीज़ को देखिए क्या लिखा मैंने कि 8r जो है वो k माइनस 2 पाई r के बराबर है।
k माइनस 2πr के बराबर। मैं क्या करूँगा, ये वाला मान पूरा का पूरा उठा के मैं यहाँ लिखूँगा इसमें, इस जगह पे। तो देखिए यहीं कर देता हूँ इसको, a लिखा इधर, यहाँ पे ऊपर क्या है k माइनस 2πr। तो k माइनस 2πr का मान किसके बराबर है, 8r के। तो ये लीजिए 8r और बटा में क्या है इसके 4। तो 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर क्या सिद्ध हो जाएगा, 2r। तो a बराबर 2r भी हमने सिद्ध कर दिया। मतलब क्षेत्रफलों का जोड़ न्यूनतम है और उस समय वर्ग की भुजावर्त के व्यास के बराबर है। आज हम इसके 2 ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसके काफ़ी लेंथी हैं, तो धीरे धीरे करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं उनको और सोल्व करवा दूंगा। तब तक के लिए आप इन्हीं 2 क्वेश्चन का एक बार अच्छे से अभ्यास कीजिए और बाकी क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, जितना हो सकता है उतना सोल्व करके देखिए। और फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके या मैसेज करके, जैसा भी है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।